सो टुडे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फॉरेस्ट मैनेजमेंट लेक्चर 3. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस 2 lecture of this series of forest management. You can check out on playlist, and after that we will continue this series of forest management, and we will complete important topics under this series. So today we will discuss about the forest organization and the classification of forests based on different purpose and different administrative purposes and management purpose. So this is very important part of this whole forest management section, जिसमें कि हम देखेंगे कि किस तरीके से फॉरेस्ट को डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया हुआ है. सो इससे पहले हमने कई इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉरेस्ट मैनेजमेंट के डिस्कस किए हुए हैं. एंड सो हम बात करें तो फॉरेस्ट को क्लासिफाई हम डिफरेंट पर्पस कह सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन के बेस पर, मैनेजमेंट के बेस पर. स्पेशली जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो हम मैनेजमेंट के बेस को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे. सो सबसे पहले आता है कि अगर हम बात करें तो जियोग्राफिकल एंड क्लाइमेटिक, जिसको हम इकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी कहते हैं. तो इसमें क्या होता है कि ये वो क्लासिफिकेशन है जो just like forests are divided into मतलब classify into different categories like based on climate, temperature, structure and so many edaphic factors के बेस पर अगर हम किसी फॉरेस्ट कंडीशंस के बेस पर या फॉरेस्ट के स्ट्रक्चर के बेस पर हम अगर किसी फॉरेस्ट को क्लासीफाई कर रहे हैं तो दैट मीन्स कि वो इस कैटेगरी के अंदर आएगा. जिसमें कि सबसे पहले हम बात करते हैं, बहुत सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्लासिफिकेशन है वो है चैम्पियन एंड सेथ का 1968 का. सो जिसको हम चैम्पियन एंड सेथ क्लासिफिकेशन कहते हैं. उन्होंने क्या किया थी कि फॉरेस्ट को सबसे ब्रॉड कैटेगरीज में 5, बेसिकली हम 6 लेते हैं, 6 कहा है, 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया. जो कि इस पर मैंने बेसिक चैम्पियन एंड सेथ का क्लासिफिकेशन जितना भी होता था एक प्लेलिस्ट में है, यू कैन चेक आउट. सो इसमें क्या है कि फर्स्ट आते हैं जैसे कि ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट, एल्पाइन, सब एल्पाइन एंड लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट को रखा है. एंड देन दी 6 जो ब्रॉड ग्रुप हैं वो 16 मेजर फॉरेस्ट ग्रुप में डिवाइड हैं, जिसको 16 के नाम से ही फेमस है जो. एंड आफ्टर दिस 16 ग्रुप्स फर्दर डिवाइडेड इनटू कितने 221 कैटेगरीज में, सब ग्रुप्स में डिवाइड हैं. तो ये तो रहा हमारा जियोग्राफिकल और इकोलॉजिकल कह सकते हैं इसको हम क्लासिफिकेशन. अब हम बात करने वाले नेक्स्ट जो हमारा क्लासिफिकेशन होने वाला है वो है फंक्शनल. फंक्शनल मतलब जो कि हम फंक्शन के बेस पर फॉरेस्ट को क्लासिफाई करेंगे. तो सबसे पहले जो फंक्शनल क्लासिफिकेशन इंडियन फॉरेस्ट का हुआ वो NCA ने NCA ने नहीं, फॉरेस्ट पॉलिसी जो रही हमारी सेकंड 1952 की, उसने सजेस्ट किया इस क्लासिफिकेशन को, जो जिसमें कि क्या है, फॉरेस्ट को डिवाइड किया गया प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड नेशनल फॉरेस्ट एंड विलेज फॉरेस्ट, लास्ट वन ट्री लैंड. सो ये क्लासिफिकेशन फंक्शनल मतलब हाउ फॉरेस्ट आर, मतलब कि फंक्शनल जो फंक्शंस कैसे करते हैं उसके बेस पर डिवाइड किया गया. उसके बाद जो है फिर से जो NCA ने क्या किया, अब NCA ने किया 1976 में इसको मॉडिफाई किया. सो इस क्लासिफिकेशन को मॉडिफाई किया तो उन्होंने इसे प्रोडक्शन फॉरेस्ट, जो कि वैल्यूबल एंड मिक्स्ड क्वालिटी ऑफ फॉरेस्ट एंड इनएक्सेसिबल फॉरेस्ट के बेस पे डिवाइड किया गया पहले. एंड सेकंड प्रोटेक्शन फॉरेस्ट, और थर्ड सोशल फॉरेस्ट, जिसमें कि माइनर फॉरेस्ट एंड मार्जिनल लैंड सब कुछ आ रहा था. तो ये अलग से फिर से एक मॉडिफिकेशन हुआ इसमें. अब इसमें हम बात करने वाले हैं थर्ड जो है हमारा लीगल क्लासिफिकेशन, जो कि एक मेजर पार्ट रोल प्ले करता है. तो इसमें क्या है कि जो लीगली फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन है, इसमें फॉरेस्ट को हमने रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, विलेज और फोर्थ वन है अनक्लास फॉरेस्ट में डिवाइड किया गया.
तो अभी हम इसमें बात करने वाले हैं आगे। अब हम बात करेंगे रिजर्व फॉरेस्ट की। तो सबसे पहले आता है रिजर्व फॉरेस्ट। उसमें क्या होता है कि अंडर जो है इसमें मतलब कि स्पेशली जो रिजर्व फॉरेस्ट है वो अंडर कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट होगा, जो स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कहें स्पेशली उनके अंदर होता है। इसमें कोई ऐसा नहीं रहता, पर समटाइम्स इस फॉरेस्ट में क्या होता है कुछ कंसेशन रहता है लोकल के लिए कि ड्राई फॉलन फायरवुड हमें उठा लेना है, कुछ हेडलोड्स अलाउ कर लेता है, कुछ डोमेस्टिक के लिए जो है चीज़ें मतलब ले सकते हैं, कुछ मतलब एक लिमिटेड अमाउंट, मतलब लिमिटेड एक रेगुलेशन के अंदर इसमें यूज किया जाता है कभी कभार रिजर्व फॉरेस्ट में। फिर आता है हमारा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। फॉरेस्ट इसमें क्या होता है कि ये एक मतलब कहीं ना कहीं कुछ एरियाज़ पे जो है बिल्कुल भी मतलब बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा प्रोटेक्शन हमें प्रोटेक्ट किया जाता है। वहाँ पे जो विलेजर्स हैं वो हैं, उनका जो है ऐसे कोई इन फॉरेस्ट पे ज़्यादा राइट नहीं रहता है। मतलब लिमिटेड टाइप ऑफ राइट कह सकते हैं हम। और जो है जो एक्सरसाइज है इनकी जो भी अंदर होती हैं वो कंट्रोल रहती है पूरी, मतलब कितनी फेलिंग होगी, टिम्बर रिमूवल, ये सब अंडर कंट्रोल रहता है। तो ये ज़्यादा एक तरह से ज़्यादा इन पर ध्यान दिया जाता है वीकेंड से, मतलब इस तरीके से कह सकते हैं। थर्ड वन है हमारा विलेज फॉरेस्ट, जो कि क्या होता है कुछ ऐसे विलेज कम्युनिटी फॉरेस्ट एरियाज़ जो कि कम्प्लीटली हैंड ओवर कर दी जाती हैं लोकल विलेजर्स और कम्युनिटीज़ के, जिसमें कि मतलब जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट जैसे कम्युनिटी मैनेज फॉरेस्ट के नाम से भी इसे जाना जाता है समटाइम्स। तो 14 अराउंड मतलब इसमें ये देखा जाता है कि स्पेशली मतलब उसमें जो लोकल विलेजर्स हैं वो अपने उस फॉरेस्ट का यूज भी करें और उन्हें प्रोटेक्ट करें, कंजर्व करें, मैनेज करें, तो दे हैव ऑल द राइट्स। एंड नेक्स्ट में जो भी फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड विलेज और रिजर्व फॉरेस्ट से में नहीं कैटेगराइज हो रहा होता है, इनमें नहीं आ रहा होता है, इनके क्राइटेरिया में फिट नहीं आ रहा होगा, वो हम रख देते हैं अनक्लास फॉरेस्ट में। बट इसको ऑन सो अब हम बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट हमारी क्लासिफिकेशन की, विच इज़ टेरिटोरियल क्लासिफिकेशन। इसमें क्या होता है कि जब हम टेरिटोरियल की बात कर रहे हैं, सो बेसिकली फॉरेस्ट डिवाइडेड इनटू 3 categories we can say: blocks, this is blocks and compartment and sub compartment, blocks, compartment and sub compartment की इसमें बात करेंगे। सो बेसिकली होता है कि ब्लॉक हमारा टेरिटोरियल क्लासिफिकेशन मतलब पर्टिकुलर फॉरेस्ट एरिया है, कहीं पर कोई टेरिटरी है फॉरेस्ट की, वहीं उसको उसके अंदर ही एक प्रॉपर मैनेजमेंट करना, या उसी के अंदर जो भी हम फॉरेस्ट को जो भी ट्रीटमेंट देना चाहते हैं, जो भी चीज़ें करें बेस्ड ऑन दिस, एक इट इज़ मतलब टेरिटोरियल डिवीज़न कहेंगे इसको, जिसमें कि एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट एरिया है फॉर एग्जांपल, जिसको मतलब पर्टिकुलर उसका नाम है, कोई फॉरेस्ट एरिया है तो जिसकी एक पर्टिकुलर क्लियर कट बाउंड्री कहीं ना कहीं है। सो लार्ज स्केल फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस मतलब इसमें क्या होता है कि बड़े एरिया में फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस होती है। सो ब्लॉक में क्या होता है कि मल्टीपल कंपार्टमेंट्स होते हैं। ये कोई ब्लॉक है उसमें कई कंपार्टमेंट्स हो सकते हैं, जिसमें कि क्या होता है मतलब विद इन द हम कहें तो सबसे ब्लॉक के अंदर कंपार्टमेंट में डिवाइड होता है ब्लॉक एरिया में। मतलब कि टिपिकली मतलब ये चीज़ होती है कि किस तरह से फॉरेस्ट को मैनेज किया जाएगा, मतलब कहाँ पे टिम्बर, फॉरेस्ट हेल्थ, बायोडाइवर्सिटी, इसके बेस पर भी हम इसे डिवाइड करते हैं। और फॉरेस्ट जो कंपार्टमेंट है बेसिकली वो जो फैक्टर्स हैं, फॉरेस्ट का टाइप कैसा है, फॉर एग्जांपल मैंने एक फॉरेस्ट लिया, अब मैं फॉरेस्ट को टाइप के बेस पे भी डिवाइड कर सकती हूँ, बड़ा एरिया है उसको ब्लॉक कह दिया, एंड लाइक फॉरेस्ट का टाइप कैसा हो सकता है, कहीं मुझे प्योर फॉरेस्ट मिला है एंड मिक्स फॉरेस्ट मिला है तो मैंने इस टाइप पे डिवाइड कर दिया, या एज क्लासेस, यंग फॉरेस्ट है या ओल्ड फॉरेस्ट है उसके बेस पर डिवाइड कर दिया, या सॉइल टाइप के बेस पर, या बेस्ड ऑन टोपोग्राफी, सो ऑन। और कंपार्टमेंट से क्या होता है कि पता चल जाता है कि आइडेंटिफिकेशन आसानी से हो जाता है, मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस अप्लाई करने में हेल्प हो जाती है। उसके बाद आता है हमारा सब कंपार्टमेंट। तो जो हमारे कंपार्टमेंट थे उनको फर्दर डिवाइड किया जाता है स्मॉलर ग्रुप्स में, तो जिसको हम कहते हैं सब कंपार्टमेंट। सो बेसिकली जैसे ब्लॉक कहा, इसमें मेरे अगर ये कंपार्टमेंट है तो फिर मैं इनको फिर से डिवाइड करूँगी हर कंपार्टमेंट को
तो ये किस लिए हो रहा है? एक फाइनल मैनेजमेंट एंड प्लानिंग के लिए कह सकते हैं हम, जिसमें किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरिया में हम कुछ मैनेजमेंट प्लान्स अप्लाई कर रहे हैं। सो डिटेल वर्क करने के लिए किसी में या फिर फॉरेस्ट इन्वेंट्री, बायोडाइवर्सिटी, मैंने छोटे कंपार्टमेंट लिए और उसमें पर्टिकुलर अच्छे से मैंने इन्वेंट्री करी, असेसमेंट किया, तो वो एक अच्छे से मैनेज्ड होगा। और जो भी मतलब थीनिंग ऑपरेशन करने हैं, रीजनरेशन ऑपरेशन करने हैं, एंड दीज काइंड ऑफ ऑल एक्टिविटीज़ जो कि सब कंपार्टमेंट में की जाएंगी, जो कि एक इफेक्टिव रिजल्ट देती है। अब हम नेक्स्ट में बात कर लेते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव, जिसको हम ऑर्गेनाइजेशनल क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। जिससे नाम से ही पता चल रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के लिए हम कहेंगे। और मतलब दीज आर द मतलब कि ऑल गवर्नमेंट ऑन फॉरेस्ट, जो भी टेरिटरीज यूनियन टेरिटरीज में है उसके अंदर कंट्रोल में आती, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बेस पे ही हम कहेंगे इसको। तो इसके अंदर क्या है कि एक इंस्पेक्टर जनरल होगा जिसे IGF कहा जाता है, जो कि जिसका हेडक्वार्टर यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है कि दिल्ली में होगा। यानी कि पूरा नेशनल लेवल का एक होगा जिसे इंस्पेक्टर होगा, जिसे IGF कहा जाता है। और जो हमारी कैपिटल है इंडिया की, वहाँ इनका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। जो तो फिर एक IGF आता है, फिर DIG उनके नीचे आते हैं, एंड डिप्टी इन्वेस्टिगेटर कह सकते हैं हम, इंस्पेक्टर जनरल, सॉरी, एंड DIG असिस्टेंट इंस्पेक्टर फिर इनके अंदर आते हैं, इनके नीचे असिस्टेंट इंस्पेक्टर्स काम करते हैं। और अगर फिर हम, ये तो हमने इंडिया लेवल की बात कर ली यहाँ तक। जब हम गवर्नमेंट ओन फॉरेस्ट है, तो फिर स्टेट की जब हम बात करते हैं कि पर्टिकुलर स्टेट में कौन ओन करेगा, तो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर जब हम आ जाते हैं, अभी तक हम ऑल इंडिया लेवल थे जिसमें IGF, DIG ये सब आ रहे हैं, ऑल ओवर नेशनल लेवल की बात हो रही है। एंड देन हम स्टेट लेवल की बात करते हैं, तो स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर सबसे बड़ा होता है हमारा चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, CCF कहा जाता है, जिसको ऑल ओवर स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के का ओनर कहें या उसके हैंड ओवर होता है। सो अब हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की। तो दिस इज स्टेट, नॉट स्टेट बट स्टेट होगा। स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आता है इसके ऊपर, जिसके अंदर कई सर्कल्स होते हैं, सर्कल ऑफिसर या सर्कल्स को देखने वाले होते हैं, जिनका सबसे ऊपर CCF होता है इंचार्ज, जो स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का होता है। फिर कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट आता है, जो पर्टिकुलर स्टेट के अंदर सर्कल बने होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कहें एक स्टेट है हमारे पास MP, तो उसके खुद के 2 सर्कल हैं या 3 सर्कल हैं इस टाइप से। एंड बेसिकली जैसे अगर उत्तराखंड है तो उसकी कुमाऊं गढ़वाल सर्कल है। सो दिस काइंड ऑफ, उसको जो है वो होगा, उसको ऑन किया जाएगा बाय कंजर्वेटिव और फॉरेस्ट CF की थ्रू। तो फिर आता है आपका फॉरेस्ट डिवीज़न। सो पर्टिकुलरली क्या होता है कि फॉरेस्ट सर्कल के अंदर भी कई फॉरेस्ट डिवीज़न आ जाते हैं। सो जैसे कि नॉट ओनली, हम डिस्ट्रिक्ट लेवल भी नहीं कहेंगे कि हो सकता है 3-4 डिस्ट्रिक्ट मिलाकर एक में आ रहा है, या एक ही डिस्ट्रिक्ट में एक आ रहा है, तो डिवीज़न में आ जाता है। उसको वो होता है, हैंड ओवर होता है DFOs के। जो डिफरेंट टाइप ऑफ डिवीजन्स होते हैं वो DFOs को मतलब DFOs को सब कुछ उसके अंदर काम करे, मतलब के हैंड ओवर होगा। और उसके बाद फॉरेस्ट सब डिवीज़न आ जाता है। फिर फॉरेस्ट डिवीज़न के बाद सब डिवीज़न आता है, जो कि सब DFO या SDO के हैंड ओवर होता है। फिर हमारे आते हैं नेक्स्ट में रेंज। जब हमने सब डिवीज़न कहा, डिवीज़न के अंदर सब डिवीज़न आ गए, फिर एक रेंज एरिया होती है जिसको जो है रेंज ऑफिसर जिसको हैंडल करता है। और फिर सब रेंज आती हैं जिसमें डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, जिसको भी सब रेंज ऑफिसर जिसके लिए हायर किए जाते हैं। एंड देन ब्लॉक्स आ जाते हैं। ब्लॉक्स के लिए हमें पता है कि फॉरेस्टर ये सब रखे जाते हैं, जो फॉरेस्टर का काम क्या होता है, डिफरेंट ब्लॉक्स को देखना। एंड सबसे नीचे की जो यूनिट आती है हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव, उसमें तो वो होती है बीट। तो बीट में हमने सुना है कि बीट ऑफिसर्स, जिनको हम फॉरेस्ट गार्ड कहते हैं, तो उनको एक पर्टिकुलर छोटा एरिया दे दिया जाएगा, एंड वो मतलब कि कुल मिला के फॉरेस्टर के अंडर बीट ऑफिसर काम करेंगे। तो एक ब्लॉक को अगर फॉरेस्टर देख रहा है तो उसके अंदर डिफरेंट एरियाज़ को बीट ऑफिसर्स देखेंगे, डिफरेंट बीट्स को। वही डिफरेंट फॉरेस्टर सब रेंज ऑफिसर के अंडर आएंगे और वो एक रेंज को देखेंगे, ऑल ओवर ये सब एक रेंज को कवर करेंगे, और जो कि किसके द्वारा हैंडल होगा, रेंजर के द्वारा होगा। ऐसे यूनिट रेंजर के बाद हम DFO मतलब SDO, सॉरी सब DFO जो हम कहते हैं, SDO कहते हैं, फिर DFO सॉरी DFOs वगैरह कहते हैं। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे मैनेजमेंट क्लासिफिकेशन की, जिसको सिल्वीकल्चरल क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। पूरे ऑर्गेनाइजेशनल क्लासिफिकेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट जो हम फॉरेस्ट मैनेजमेंट में
डिस्कस करते हैं, बात करते हैं, या जो सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है दैट इज़ मैनेजमेंट क्लासिफिकेशन। बेसिकली मैनेजमेंट की बात करें तो फॉरेस्ट इन्हीं के बेस पर मैनेज किए जाते हैं, इसी क्लासिफिकेशन के बेस पर। तो इसमें क्या है कि फॉरेस्ट क्लासीफाई होता है वर्किंग सर्किल में, फेलिंग सीरीज में, कटिंग सेक्शन एंड कूप्स। दीज आर द मेजर टॉपिक वी विल डिस्कस अंडर दिस टॉपिक। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वर्किंग सर्कल क्या है। अब वर्किंग सर्कल क्या है, ये एक हम बात करें तो फॉरेस्ट मैनेजमेंट की यूनिट है, जो कि हम कह सकते हैं कि रिटन स्कीम है वी कैन से, जो कि जिसमें ये चीज़ दिया जाता है कि जो भी हम मैनेजमेंट करने वाले हैं, जो भी पॉलिसी एक्शंस होंगे, मैनेजमेंट होंगे, कंट्रोल ट्रीटमेंट्स ऑफ फॉरेस्ट, एक्चुअली क्या होता है कि मतलब वर्किंग सर्कल के अंदर वर्किंग प्लान आता है एक वर्किंग प्लान। तो वर्किंग प्लान क्या है कि रिटन स्कीम होती है कि हमें क्या क्या इम्प्लीमेंट करने हैं, क्या क्या चीज़ें करनी है। सो ऑल ओवर द वर्किंग सर्कल, जो भी पूरा एरिया हमने सेट असाइड किया है, मतलब जिस पे हम पूरी मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ करने वाले हैं पर्टिकुलरली, उस पे के लिए उसकी रिटन स्कीम को वर्किंग प्लान कहते हैं। और सब कुछ उसमें लिखा जाता है कि मतलब बेसिकली हम कहें वर्किंग, और जो वर्किंग सर्कल की अगर डेफिनेशन कहें तो एक लार्ज एरिया है फॉरेस्ट का, जिसको इसलिए डिक्लेयर कर लिया जाता है, मतलब जो कि वर्किंग प्लान का ही पार्ट है कह सकते हैं, कि ऑल द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, मतलब सारे सिल्वीकल्चरल सिस्टम्स एंड द सेम सेट ऑफ वर्किंग प्लान प्रिस्क्रिप्शंस, सब कुछ इस पर्टिकुलर वर्किंग सर्कल के लिए अप्लाई होंगे। मतलब कि इस वर्किंग सर्कल में जो भी मैनेजमेंट प्लानिंग होगी, जो भी हमारे पॉलिसी एक्शंस होंगे, कंट्रोलिंग ट्रीटमेंट, सिल्वीकल्चरल ऑपरेशंस एंड ऑल दैट थिंग्स, जो भी हमारे मैनेजमेंट के लिए नेसेसरी हैं, वो वर्किंग प्लान में लिखी जाती हैं एंड ये अप्लाई होती हैं वर्किंग सर्कल के लिए। तो हम बात करने जा रहे हैं फेलिंग सीरीज़ की। फेलिंग सीरीज़ क्या होता है कि कभी मतलब मोस्ट ऑफ टाइम कभी कभार क्या होता है, वर्किंग सर्कल को ही डिफरेंट फेलिंग सीरीज़ में डिवाइड कर दिया जाता है। सो इसके लिए क्या होता है कि हमारे लिए मतलब पूरा वर्किंग सर्कल एक साथ कराना, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्या होता है, डिफरेंट कंडीशंस होती हैं। एक फॉरेस्ट एरिया है तो वहाँ पर डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स होंगी, लाइक कहीं पर इरेगुलर पैटर्न होगा, नॉट ओनली द फिजिकली सॉइल में या उसमें कहीं, बल्कि बहुत सारे फॉरेस्ट जो कंपोजिशन है उसमें भी इरेगुलर पैटर्न्स होता है। तो सही ढंग से मैनेज करने के लिए हम वर्किंग सर्कल को ही मतलब उसके लिए हम फेलिंग सीरीज़ में डिवाइड करते हैं। सो अभी हम इसको बहुत अच्छे से एक मैं डायग्राम के थ्रू करूँगी। तो इसके लिए मतलब इसका मेन ऑब्जेक्टिव अगर हम कहें क्यों इसे कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो फेलिंग और रीजनरेशन है लोकल कंडीशन के बेस पर इजीली हमारे लिए आसान हो जाता है। मतलब जिससे कि क्या होता है, जो जिनको लोकल कंडीशन सूट हो रही है और जो लोकली कंडीशन सही सूटेबल है किसके लिए, तो वो हमारे लिए उसके लिए आसानी रह जाती है एक तरह से। सो बेसिकली फेलिंग एंड रीजनरेशन के लिए कहेंगे हम। दूसरा क्या है कि जो हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है एज क्लासेस का, वो मेंटेन होता है। हो सकता है मैंने पूरा सर्कल लिया, उसको 2 या 3 फेलिंग सीरीज़ में डिवाइड किया, और हो सकता है मैंने फेलिंग सीरीज़ इस बेस पे बना दी एज के बेस पर, लाइक मैंने यहाँ पहले 1 ईयर के पौधे, फिर यहाँ, तो नेक्स्ट जो मैं अगला ऑपरेशन करूँगी यहाँ, तो यहाँ पे मुझे जो भी मिलेगा, तो ऑल जो भी ट्रीज़ मेरे रहेंगे, अगर मैंने इनको एक साथ रीजनरेट कराया है और मैं फेलिंग एक साथ कर रही हूँ पर्टिकुलर सीरीज़ की, तो मुझे कहीं ना कहीं एज ग्रेडेशन जो मिलेगा, हो सकता है 20 से 40 के बीच में मेरा जो ट्रीज़ रहे वो इस फेलिंग सीरीज़ में रहे। तो मुझे एक एज ग्रेडेशन, मतलब एक कहीं पर ये नहीं होगा कि मतलब मैनेजमेंट का ईजी रहता है, मुझे यहाँ पे यंग फॉरेस्ट मिल रहा है तो नेक्स्ट वाली सीरीज़ में मुझे थोड़ा ओल्ड मिल रहा है, तो मैं ओल्ड को अभी हार्वेस्ट कर सकती हूँ, देन एक साथ रीजनरेट कर सकती हूँ, तो मुझे एक पर्टिकुलर एज ग्रेडेशन वाले फॉरेस्ट मिलेगा, तो मेरे लिए मैनेजमेंट करना आसान रहेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि ना, जो हर फेलिंग सीरीज़ होगी, फॉर एग्जांपल मेरे पे 2 फॉरेस्ट सर्कल, सॉरी ये फॉरेस्ट सर्कल है, बट मैंने इसमें ये एफ एस हो गया, ये एफ एस हो गया, तो इसकी ईल्ड जो होगी अलग कैलकुलेट होगी, और सेपरेट इसमें सिल्वीकल्चरल ऑपरेशन जो होंगे वो सेपरेट ही होंगे। ये नहीं है कि इन दोनों में हम साथ एक जैसा ही अप्लाई कर रहे हैं। और इस वाली फेलिंग सीरीज़ जो मेरी रहेगी, इसका जो ईल्ड कैलकुलेशन होगी ऑल ओवर मेरे ट्रीज़ का, जो भी मैंने लगाए हुए हैं ट्रीज़, उनकी जो मुझे एक आउटकम मिल रहा है, जो ईल्ड मिल रही है स्पेशली, वो सेपरेटली होगी, और सिल्वीकल्चरल जो ऑपरेशंस होंगे वो भी सेपरेटली होंगे। अब एक इसमें टर्म नेक्स्ट हम बात करते हैं कूप्स की। तो
स्पेशली ये क्या होता है, क्लियर फेलिंग सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हर सिस्टम में डिफरेंट टाइप के, हम रेगुलर फॉरेस्ट सिस्टम है, क्लियर फेलिंग सिस्टम है, या फिर सेल्टरवुड सिस्टम है, सबके लिए अलग अलग हमारे जो ये क्लासिफिकेशन होगा डिफरेंट रोल प्ले करेगा। तो अगर हम क्लियर फेलिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे जो हमारी फेलिंग सीरीज़ बनी है, फॉर एग्जांपल एक बड़े वर्किंग सर्कल में मैंने अगर फेलिंग सीरीज़ बना रखी है, तो जो मेरे कूप्स रहेंगे वो एनुअल कूप कहा जाता है। मतलब कि मेरी कोई भी फेलिंग सीरीज़ फॉर एग्जांपल ये है, तो डिफरेंट नंबर ऑफ कूप्स में डिवाइड हो जाएगी वन ईयर की ग्रेडेशन। मतलब एक 1 ईयर का ये है, 1 ईयर के बाद ये, 1 ईयर के बाद, तो 1 ईयर का जो मेरा रहेगा एनुअल, मतलब एनुअली कहने का मतलब है फर्स्ट ईयर मैंने यहाँ पर रीजनरेशन करवाया, सेकंड ईयर मैंने यहाँ से करवाया, थर्ड ईयर यहाँ, तो एनुअल जो मेरे ये कूप बने, डिफरेंट कूप फेलिंग सीरीज़ में बन गए। तो रीजनरेशन तो मैंने ऐसे करवाया, वैसे फेलिंग भी कराएगा। तो अभी मैं से कैसे होता है काम, मैं अभी बात करूँगी। देन ये स्पेशली क्लियर फेलिंग सिस्टम में, जहाँ पे मैं पूरा का पूरा फॉरेस्ट एक साथ, फॉरेस्ट के अंदर मैं ये पूरा एरिया एक साथ कट डाउन करूँगी और रीजनरेट भी एक साथ करूँगी। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है कि हम किसी भी फेलिंग सीरीज़ का जो एरिया है, एनुअल एरिया, उसको किस बेस पे हम एनुअल कूप्स को डिवाइड करें, टोटल नंबर ऑफ कूप्स कैसे निकालें, मुझे कितने को, मतलब फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एरिया है, ये फेलिंग सीरीज़ 1 है मेरी, तो मैं यहाँ कितने एनुअल कूप्स को मतलब बनाऊंगी एनुअली, तो ये डिपेंड करता है A/R से हम निकाल सकते हैं। A इज़ द एरिया ऑफ दैट फेलिंग सीरीज़ की बात करें, एरिया ऑफ दैट फॉरेस्ट, और R फॉर रोटेशन, मतलब कितने साल का रोटेशन पीरियड उसका है। फॉर एग्जांपल अगर 100 ईयर्स का है तो कितने फेलिंग, मतलब कितने, और एरिया कितना है, और रोटेशन पीरियड कितना है। सो हम इससे क्या करेंगे कि हमें पता चल जाएगा कि कितने एनुअल कूप बनेंगे। सॉरी, सॉरी, दिस इज़ नॉट रोटेशन। यहाँ आर विल बी साइज ऑफ ईच कूप, मतलब एरिया, फॉरेस्ट एरिया, एंड आर विल बी साइज ऑफ ईच, मतलब कहने का मतलब है एरिया है जो मेरा, और मैं कितना कूप का नंबर हमारा इससे डिवाइड होगा, कितना, मतलब इस एरिया को डिवाइड करने में मुझे कितना वो लगेंगे, साइज ऑफ ईच कूप, मतलब कितना कूप का साइज में कितना रखूँ, जिससे कि एरिया डिवाइड करके एनुअली मुझे नंबर ऑफ कूप्स पता चल जाएंगे। दिस इज़ नॉट रोटेशन यहाँ, बट समटाइम इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट। आर को हम रोटेशन लेते हैं मोस्ट ऑफ केसेस में, बट यहाँ पे नहीं। यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा जो साइज है कूप का, वो टोटल एरिया से डिवाइड करेंगे तो हमें नंबर ऑफ कूप पता चल जाएंगे, एनुअल कूप्स। और नंबर ऑफ एनुअल कूप्स ही हम कहेंगे जो कि इक्वल टू होता है नंबर ऑफ ईयर्स फॉर रोटेशन। वैसे हम इसमें कह सकते हैं जो नंबर ऑफ कूप्स निकलेंगे वो रोटेशन ईयर के इक्वल होते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कटिंग सेक्शंस की। तो कभी कभी क्या होता है कि फेलिंग सीरीज़ को कटिंग सेक्शन में डिवाइड कर दिया जाता है, एंड देन एनुअल कूप्स में डिवाइड होते हैं हर सेक्शन को। तो हम इससे बात करेंगे कि कुछ केसेस में कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ फॉरेस्ट में या फिर सिस्टम में हम इसे अप्लाई करते हैं, जहाँ पे कि फेलिंग सीरीज़ को हम कटिंग सेक्शन में डिवाइड करते हैं, एंड फॉर द स्पेशल पर्पस ऑफ फेलिंग एंड रीजनरेशन ऑपरेशंस के लिए बात करेंगे। सो इसमें हम बात करेंगे किस तरीके से ये हो रहा है। अब ये इम्प्लीमेंट होता कहाँ है कि समटाइम क्या होता है कि कुछ हमारे सिल्वीकल्चरल ऑपरेशन के को करने के लिए हमें ये किया जाता है। समटाइम क्या है कि हमारा पूरा फॉरेस्ट एरिया में फायर डेंजर हो गया, इंसेक्ट अटैक हो गया, तो वहाँ पे उस सीरीज़ को मेंटेन रखने के लिए, उस चीज़ को वो रखने के लिए हम कटिंग सेक्शंस में डिवाइड करते हैं। तो ये बेसिकली रिटर्न है, यू कैन सी हियर फॉर एग्जांपल, एंड देन वी विल गो फॉर, मतलब कि किस तरीके से हम करते हैं इसको हम सीखेंगे। मतलब मैं इसको ड्रॉ करके बताऊँगी। सो बेसिकली हम यहाँ पे बात कर सकते हैं कि किस तरीके से, फॉर एग्जांपल दिस वर्किंग सर्कल है, वो 2 फेलिंग सीरीज़ में मैं डिवाइड कर रही हूँ, S1 एंड S2 फेलिंग सीरीज़ में, जो 2 इक्वल फेलिंग सीरीज़ में डिवाइड कर रहे हैं। तो इस बेस पे जब हम बात करते हैं अपने फॉरेस्ट मैनेजमेंट करने की एंड वो करने की, सो इसमें रहता है ऐसे। समटाइम क्या है कि अगर हम सिर्फ वर्किंग सर्कल की बात कर रहे हैं तो उसमें केस इस तरीके से होगा, लाइक ये है, मैंने विंड की डायरेक्शन में ये है, मैंने पूरा एक FS, मतलब सॉरी WC वर्किंग सर्कल है। तो फर्स्ट ईयर मैंने एनुअल कूप में है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर,
5th एंड 6th ऐसे करके 1 ईयर की उसमें मैं रीजनरेशन है, फेलिंग है, सिल्विकल्चरल ऑपरेशन है, तो इस बेस पे करूँगी। एंड देन जब मैं फेलिंग सीरीज़ में डिवाइड कर रही हूँ तो मैंने अपना फॉरेस्ट सर्कल को 2 फेलिंग सीरीज में डिवाइड किया। तो हाउ आई विल अप्लाई ऑल मैनेजमेंट टूल्स एंड टेक्निक इन दिस कंडीशन। सो बेसिकली होता है क्या कि 2 फेलिंग सीरीज है, तो मैं यहाँ पर नंबर 1 ईयर के कूप, जो 1 ईयर के मेरे जितने भी ऑपरेशन होंगे इनमें अप्लाई होंगे, लाइक दैट, ऐसे। ऐसे सो इसमें क्या है कि मैंने अपना सर्किल जो वर्किंग सर्किल था उसको 2 सीरीज में डिवाइड कर दिया है। तो अब मैं सेम ऑपरेशन अप्लाई करूँगी। फॉर एग्जांपल फर्स्ट सीरीज में मैंने फर्स्ट ईयर मैंने इसमें मेरा फॉरेस्ट रीजनरेट लगवाए। यहाँ पर भी मैंने सेकंड वाले में मैंने यहाँ पर 1, फिर दूसरे में 2, 3, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में, ऐसे ही मुझे 5th ईयर में, एंड ऐसे ही 17, 18, 19 एंड 20 ईयर्स का मेरा वर्किंग सर्कल का जो प्लान है वो अप्लाई हो रहा है यहाँ पर। सेम थिंग वी विल अप्लाई इन दिस सीरीज एज वेल। सो 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। सो ये मेरा क्या था कि एक वर्किंग सर्कल मैंने यहाँ तो 1 ईयर का पूरा 1 वर्किंग सर्कल में मैं अप्लाई कर रही थी। नाउ हेयर इज डिफरेंट कि 2 फेलिंग सीरीज में मैंने 1 ईयर के जो कूप बनाए हैं अपने एनुअल, उसके बेस पे मैं यहाँ पे अपनी रीजनरेशन कर रही हूँ। बाई चांस मुझे कोई ऑपरेशन देना है, थिनिंग करनी है, सो सेम थिंग आई विल अप्लाई इन दिस पैटर्न। एंड मुझे इवन फेलिंग करनी है लास्ट में, तो सेम थिंग आई विल अप्लाई बेस्ड ऑन दिस। अब हम बात करने जा रहे हैं कि वही सेम 20 ईयर्स का हमारा रीजनरेशन पीरियड कहें या फिर ईयर्स का एक किसी सीरीज़ का ईयर है, तो उसमें अब हम बात कर रहे हैं अगर मैं अपनी फेलिंग सीरीज़ को कटिंग सेक्शन में डिवाइड कर रही हूँ तो क्या होगा। फॉर एग्जांपल दिस इज़ माय फॉरेस्ट सर्किल एंड मैंने इसको 2 मेजर सेक्शन में डिवाइड किया है, फेलिंग सीरीज़ में डिवाइड किया है, तो ऐसे। तो अब मैंने हर फेलिंग सीरीज़ को 4 कटिंग सेक्शन में डिवाइड कर रखा है, तो कुछ इस तरीके से होगा 1, 2, 3, 4 लाइक दिस। तो ये है S1 सेक्शन 1, S2, S3, S4, S4। सेम थिंग यहाँ पे अप्लाई होगी, S1, S2, S3, S4। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा S4, ये होगा 20 ईयर वाला, एंड दिस विल बी 20 ईयर। तो हर सेक्शन 20 ईयर्स के लिए हमारा सेट साइड। अब जो सिल्विकल्चरल ऑपरेशन का है, रीजनरेशन ऑपरेशन, जो भी हमारे मैनेजमेंट प्लान्स हैं किस तरह से इंप्लीमेंट होंगे वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो हमने 2 फेलिंग सीरीज़ को 4 कटिंग सेक्शंस में, हर फेलिंग सीरीज़ को 4 कटिंग सेक्शन में डिवाइड किया है, और हर कटिंग सेक्शन 1 ईयर का एनुअल कूप यहाँ पे अप्लाई हुआ है। तो सबसे पहले मैंने 1 इसमें अपना जो भी ऑपरेशन मुझे करना था 1 ईयर का मैंने इसमें किया, फर्स्ट सेक्शन ये। दूसरा मैं सेकंड सेक्शन में जाऊंगी, S1 है, दूसरा मैंने यहाँ इसमें कर दिया। थर्ड मैंने थर्ड सेक्शन में कर दिया, एंड फोर्थ मैंने फोर्थ सेक्शन में कर दिया। स्टार्ट। सेम थिंग अप्लाई होगी दूसरी सीरीज में भी। एंड देन फिर मैं आई 1 के बाद 4 तक तो हम यहाँ आ गए। अब फिफ्थ नंबर आया मेरा इस वाली सीरीज़ का S1 में, फिर आया 6th इसमें S2 में, 7th आया S3 में, एंड 8th में किया मैंने S4 में। फिर वही 9th ऑप्शन आया मेरा S1 में, 10 आया मेरा नेक्स्ट में, 11 आया मेरा नेक्स्ट में। ऐसे 1 ईयर का हम वो करेंगे, मतलब आगे बढ़ेंगे सेक्शन के बेस पर। सेम थिंग यहाँ पे अप्लाई होगी। 1 यहाँ पे आया, 2 हमारा इस सेक्शन में आ गया, एंड 3 यहाँ आ गया, 4 यहाँ पे आ गया, एंड देन 5 यहाँ पे जाएगा फर्स्ट वाले सेक्शन में, 6 सेकंड सेक्शन में आ जाएगा, 7 थर्ड में आ जाएगा, एंड 8 4 में आ जाएगा। सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न विल बी फॉलो। तो ऐसे हमारे 4 सेक्शन के बेस पर हम 20 ईयर का प्लान इस सीरीज़ में एंड 20 ईयर का प्लान इस सीरीज़ में अप्लाई करेंगे। अब चाहे हम मैनेजमेंट कर रहे हैं, चाहे फेलिंग कर रहे हैं, चाहे हम कोई भी ट्रीटमेंट दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सो वी विल फॉलो दिस पैटर्न एंड दिस मेथड, जो भी रहेगा इस बेसिस पे होगा।
सेम हमने जो अभी इससे पहले किया था, अब हमने सेक्शन के बेस पे भी डिवाइड कर दिया है। अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं पीरियोडिक ब्लॉक में। अब पीरियोडिक ब्लॉक थोड़ा सा अलग हो जाता है इससे, क्योंकि इसमें हम डिफरेंट पैटर्न फॉलो करते हैं। कहीं ना कहीं हम फेलिंग सीरीज यूनिफॉर्म सिस्टम में, हम जब कोई यूनिफॉर्म सिस्टम हम अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे हम पीरियोडिक ब्लॉक वाला सिस्टम देखेंगे। लाइक हम डिस्कस करेंगे ऐसे क्या होगा। कोई एक फॉरेस्ट एरिया है, मतलब तो उसको रीजनरेट करवाने के लिए या ट्रीटमेंट के लिए स्पेसिफाइड पीरियड के लिए हम डिक्लेयर कर देते हैं। सो अभी हम इसमें देखेंगे किस तरह से किया जाता है। हम कह सकते हैं एक तरह से ये फिक्स्ड और परमानेंट बेसिस पे होता है कहीं ना कहीं। हम एग्जांपल के तौर पे देखेंगे कि किसका हम किस तरीके से पीरियोडिक ब्लॉक के बेस पे डिवाइड करते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं एक डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करने जा रही हूँ। दिस वन लुक लाइक, मतलब कुछ इस तरह से दिखेगा ये। सो अब होता क्या है, मैं यहाँ पे कहूँगी 91 से 120 एंड 61 से 90 सॉरी 31 टू 960 1 टू 30। अब कोई फेलिंग सीरीज़ है या वर्किंग सर्कल है तो हम उसमें नंबर ऑफ़ पीरियोडिक ब्लॉक्स बना देते हैं। तो ये पीरियोडिक ब्लॉक्स हम कैसे बनाते हैं, ये डिपेंड करता है कि पर्टिकुलर किस स्पीसीज़ के लिए हम काम कर रहे हैं और उसका रोटेशन पीरियड कितना है, तो उस हिसाब से हमें कितने ब्लॉक की ज़रूरत होगी। फॉर एग्जांपल दिस इज़ PB1 पीरियोडिक ब्लॉक फर्स्ट एंड दिस इज़ PB सेकंड पीरियोडिक ब्लॉक मतलब 2 एंड PB थर्ड एंड PB फोर्थ वन। सो दिस इज़ अ 4 पीरियोडिक ब्लॉक जो हम बेसिकली मैं यहाँ पर एग्जांपल लेने जा रही हूँ पाइनस रॉक्सबर्गी के लिए। पाइनस रॉक्सबर्गी के लिए अंडर यूनिफॉर्म सेल्टरवुड सिस्टम के अंदर की बात कर रही हूँ। सो उसी के लिए हम पीरियोडिक ब्लॉक बनाएंगे। जब हम सेल्टरवुड सिस्टम या यूनिफॉर्म की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या होगा कि एक पर्टिकुलर एज के ट्रीज़ को हम अलग से ट्रीटमेंट, रीजनरेशन एंड रोटेशन ऑल द ऑपरेशंस एक पर्टिकुलर एरिया सेट असाइड किया जाएगा परमानेंट बेस पर, और उसके साथ सारे ऑपरेशन किए जाएंगे। इवन रीजनरेशन भी इसी बेस, ज़्यादातर रीजनरेशन के लिए अप्लाई हो रहा है। तो रीजनरेशन पीरियड हमारा कितना है, फॉर एग्जांपल हम कहें कि अगर हम पाइनस की बात करते हैं तो 120 ईयर का इसका रोटेशन पीरियड होता है। मतलब इतना इसको रखा जाता है कि इतना जीता है ये मतलब मेच्योर कंडीशन इसकी इतनी तक होती है। तो अभी हमें पता करना होगा कि 120 के लिए हमें, अगर हम 30 का ग्रेडियंट रख रहे हैं, 30 ईयर का हम ग्रेडियंट रख रहे हैं, यहाँ पे इनके बीच में ग्रेडियंट 30 है, नेक्स्ट के बीच में 30 है, इसके बीच में 30 है, तो 30 ईयर का ग्रेडियंट रख रहे हैं कि 30 साल की जो कैटेगरी आएगी वो एक ग्रेडियंट में आएगी। सो मुझे कितने ब्लॉक बनाने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल आई हैव 120 ईयर का मेरा रोटेशन पीरियड है किसी भी ट्री का, और मुझे 30 ईयर का मैं ग्रेडियंट रख रही हूँ, 30 ईयर का इनके बीच में रोटेशन मैं ग्रेडियंट्स रख रही हूँ। तो ये होगा हमारा 3 4 मतलब 4। तो 4 पीरियोडिक ब्लॉक मुझे बनाने होंगे 30 ईयर के। सो इस बेस पे डिवाइड होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ मुझे 40 का रखना है तो मुझे 3 बनाने होंगे। तो ऐसे ही हम डिसाइड करते हैं कि हम पीरियोडिक ब्लॉक कितने 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 ईयर्स का रख रहे हैं। ईयर्स का तो हमें पता है कि हमें 30 ईयर का ग्रेडियंट ज़्यादातर रखा जाता है, एंड टोटल रोटेशन पीरियड क्या है और कितने 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 ब्लॉक्स हमें बनाने होंगे फॉर पर्टिकुलर स्पीसीज वी कैन से। अभी डिपेंड करता है, ये वेरी कर सकता है बहुत सारी चीज़ों पे, स्पीसीज़ टू स्पीसीज़ वेरी करता है, क्लाइमेटिक एडेफिक फैक्टर्स की वजह से ये बहुत चेंजेस इसमें काफ़ी हो सकते हैं। सो ये तो रहा हमारा पीरियोडिक ब्लॉक्स किस तरह से मैं स्पेशली यूनिफॉर्म सेल्टरवुड सिस्टम में हम करेंगे। अब क्यों हम ये कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे रीजनरेशन कराया, मेरा सबसे लास्ट रीजनरेशन इसमें हुआ है, तो मेरे को 1 से 30 ईयर के पौधे इसी में मिल रहे हैं। तो जो भी 30 ईयर के प्लान में मेरे को जो इम्प्लीमेंट यहाँ करना होगा, जो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस मुझे इस ईयर के ग्रुप में चाहिए होंगी, तो आई विल अप्लाई इन दिस पीरियोडिक ब्लॉक। एंड हो सकता है ज़्यादा अच्छी कंडीशन में ये है और मैंने 130 ईयर का है, तो तब तक मेरे ये वाले मेच्योर कंडीशन है यहाँ पर, इनके साथ तो मैं अदर ऑपरेशन कर ही रही हूँ, बट यहाँ पर मैं यहाँ पर फेलिंग भी करवा रही हूँ। मतलब ये 30 साल के ड्यूरेशन वाला जो 30 ईयर का जिसमें गैप आ रहा है, ये वाला ईयर में इस पीरियड इस वाले ब्लॉक में मैं फेलिंग करूँगी।
एंड जब तक मेरा यहाँ रीजनरेशन होके ये 130 ईयर का बन रहा है, ये मैच्योर हो रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने फेलिंग की एंड देन मैं यहाँ से आगे मूव करूँगी। नेक्स्ट में अगले साल मुझे कहीं और जाना है, तो तब तक कोई और तैयार हो रहे हैं, तो फिर मैं इसको रीजनरेट कराऊँगी। तो इस टाइप का सारे ऑपरेशन पर्टिकुलर पीरियडिक ब्लॉक के लिए अलग से इम्प्लीमेंट होते हैं, अप्लाई होंगे, जो भी चीज़ें होंगी, चाहे वो रीजनरेशन हो, चाहे कुछ भी हो, तो सेम पीरियडिक इनमें ब्लॉक वाइज होंगे, लाइक एक पर्टिकुलर पीरियड वाइज होंगे। इस पूरे ब्लॉक में एक चीज़ अप्लाई होगी एंड इस पूरे ब्लॉक में एक ही चीज़ अप्लाई होगी, मतलब एक जैसा पैटर्न अप्लाई होगा। कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब है अगर मैं इसमें फेलिंग कर रही हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इस वाले, तो मैं ज़रूरी नहीं इसमें भी उसी साल फेलिंग करूँगी, नहीं। जब ये इस कैटेगरी में आ जाएगा नेक्स्ट ईयर, फिर ये कैटेगरी हट गई ना, और अगली उसमें ये कैटेगरी यहाँ शिफ्ट हो जाएगी, तो मेरा जो अगली कैटेगरी आ जाएगी वो 1 से 30 ईयर का ब्लॉक यहाँ बन जाएगा, जो कि नेक्स्ट वाला, जो कि यहाँ रीजनरेशन हो जाएगा, करवाना होगा, फेलिंग वाला हट के ये इसमें शिफ्ट हो जाएगा। तो एक परमानेंट लेवल का ही है। और जो ये हमारे रहे 1 से 30 से वो ये एज क्लासेस हैं, तो पर्टिकुलर 120 हम ले रहे हैं, कितने हम क्या ले रहे हैं, तो वी विल डिस्कस कि कैसे हमें एज क्लासेस के बीच में हमने 30 ईयर का एज क्लासेस का गैप लिया है। आई होप ये पूरे अच्छे से माइंड में हो गया है। अगर इफ़ कहीं कुछ प्रॉब्लम है, सो यू कैन लेट मी नो एंड यू कैन टेल मी। सो इसको आप शेयर सब्सक्राइब कर देना, एंड दैट गिव्स अस मोटिवेशन बाय द वे।